आज जीवन का नया अध्याय। आजकल इंटरनेट का समय है। उसके जरिए लोगों का संपर्क दूर दराज के लोगों से भी होने लगा है। इसके जरिए कुछ पारंपरिक प्रथाएं भी बदली है। सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे हर नई चीज़ों के कारण कुछ गलत होते हैं और कुछ अच्छे, उसी तरह इंटरनेट का भी यही हालत है। कुछ परिणाम अच्छे हो रहे हैं तो कुछ बुरे। मेरे अनुसार अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो दूर दराज बैठे लोगों से संपर्क साधने का अच्छा विकल्प है। कभी कभी इसके जरिए अनजान लोग भी करीब आ जाते हैं। मेरी एक करीब की मित्र है सुचिता, बैंक में कार्यरत है। उसके सोच तो निराले हैं। वह कहती है कि हमारी परेशानियां अपनों से अधिक बेगाने समझते हैं और अपने तो ताना भी मारते हैं, लेकिन वह दूर बैठे मित्र सिर्फ हमारी परेशानियों में शामिल होते हैं। उन्हें समय मिला तो कोई प्रतिक्रिया दे, अन्यथा नहीं। सुचिता अपने पति नीलेश और ससुर जी के साथ रहती है। अधिकतर समय तो उसका कार्यालय में ही बीतता है और जब समय मिला तो अपने फेसबुक पर व्यस्त रहती है। उसके पति नीलेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसका सप्ताह भर से 15 दिन तो घर से बाहर ही बीतता है। सुचिता जब बैंक चली जाती है तो मिस्टर शर्मा घर पर अकेले रह जाते हैं। नीलेश के माँ को गुजरे हुए सालों हो गया। सुचिता के साथ उनका संबंध बिल्कुल पिता पुत्री जैसा है। सुचिता को आज फेसबुक पर एक नई सहेली मिली, रीना, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत है। दोनों में गहरी मित्रता तो हो गई, अब दोनों अपने पारिवारिक मुद्दों पर भी चर्चा करने लगी। आज सुचिता अपने ससुर जी की बात रीना से करवाई। पापा जी, आपको मेरी सहेली कैसी लगी? अच्छी है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसलिए तुम लोग इतनी जल्दी मित्र बन गई। लेकिन बेटा, सावधान रहना, आजकल पेपर में साइबर क्राइम के बहुत चर्चे रहते हैं। सुचिता बोली, जी पापा जी। अब अक्सर जब दोनों को समय मिलता एक दूसरे से बातें करती। सुचिता के मेल बॉक्स में आज रीना का एक मैसेज था। सुचिता, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है और नोएडा के आसपास मेरा ऑफिस है। प्लीज़ एक रेंट का फ्लैट ढूंढने में मदद कर दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेल पढ़ने के बाद सुचिता नीलेश और मिस्टर शर्मा से बात की। नीलेश थोड़ा सकपकाया, हम लोग उन लोगों को जानते ही कितना है। सुचिता, पापा जी प्लीज़, यह तो मदद करने से रहा, आप ही कुछ करो ना। मिस्टर शर्मा बोले, अरे बेटा, ऐसा करो, किसी ब्रोकर से बात करा दो, मदद भी हो जाएगी और हम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। सुचिता बोली, पापा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लगभग 10 दिन बाद रीना सुचिता के बैंक के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। सुचिता जैसे ही ऑटो वाले को आवाज़ दी, सामने रीना को देखकर हैरान हो गई। दोनों गले मिली और फिर ऑटो से सुचिता के घर के बदले रीना की घर की ओर चल दिए। रीना घर पहुंची, अपनी मम्मी जी सासू माँ से सुचिता को मिलाया। सुचिता हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अब अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। जब भी सुचिता रीना के घर आती, सावित्री जी, रीना की सासू माँ, कुछ न कुछ अपने हाथों का बना उसे खिलाती। रीना अक्सर कहती, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि कितनी अच्छी सासू माँ मिली है कि पूछो मत। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यह मेरी माँ नहीं सासू माँ है। रीना बोली, जानती हो सुचिता, मैं मम्मी जी के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। तब तो जानती हूँ मेरा काम कैसा है। आदित्य तो अक्सर घर ही से बाहर ही रहते हैं। जब 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है तो हम लोग आपस में ही व्यस्त रहते हैं। मम्मी जी भी हम लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना चाहती है। बोलती है कि अच्छा लगता है बेटा बहू के बीच में घुसी रहो। मम्मी जी का भी कहना स्वाभाविक है, उन्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लगता होगा। तभी बीच में सुचिता बोल पड़ी, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मेरे पापा जी भी ऐसे ही कहते हैं। तुम लोग का उम्र है घूमने फिरने का, मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में। लेकिन क्या मम्मी जी अगर होती तो भी पापा जी ऐसा ही सोचते? पापा जी का अकेलापन को देखकर तो कभी कभी मुझे डर लगता है और जब कभी घूमने बाहर जाओ तो आधा समय तो चिंता ही करने में व्यतीत हो जाता है। पापा जी को किताब पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन कितनी देर। कभी उन्हें भी तो मम्मी जी की कमी का एहसास होता होगा। किसे अपना दिल की बातें करें, कितना भी हम लोगों के साथ अच्छा संबंध हो, लेकिन सारी बातें तो हमसे नहीं कर सकते हैं। रीना बोली, सुचिता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुचि
तो मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या तुम समझ रही हो? रीना बोली, हाँ। इसका मतलब मेरी मम्मी जी और तुम्हारे पापा जी, क्यों ना हमारे मम्मी जी पापा जी बन जाए। अचानक दोनों एक साथ बोल पड़े। लेकिन नीलेश और आदित्य? आदित्य तो खुले विचार के हैं, लेकिन क्या इस मामले भी में उनका विचार? पता नहीं। सुचिता हंसते हुए, नीलेश तो मेरा गर्दन दबाने आएगा। आज तक उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं, लेकिन यह सुनकर तो वह दो चपत लगाएगा। रीना बोली, लेकिन यह बात कहने से पहले उन्हें एहसास कराना होगा कि पापा जी अकेले हैं। उनका अकेलापन दूर करनी हमारी जिम्मेवारी है। रीना सुचिता आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, जिसका मंजिल एक ही था। सुचिता आज नीलेश का मूड देखकर अपनी बात शुरू की। सुचिता, नीलू तुम्हारे लिए पापा जी की खुशी कितने मायने रखता है? नीलेश बोला, सबसे ज़्यादा। सुचि, पता है तुमको, पापा जी मेरी खुशी के लिए अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिए। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा पापा जी के लिए सब कुछ करूँगा, हमेशा उनका ख्याल रखूँगा। सुचिता बोली, नीलू, जब हम लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं तो पापा जी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। नीलेश बोला शरारत भरी मुस्कान के साथ, सुचि, क्यों ना हम 2 से 3 हो जाए, उसके साथ पापा जी का मन लगा रहेगा। पता है तुम्हें, पापा जी को सब कुछ आता है, उन्होंने मुझे अकेले ही पाला है। सुचिता बोली, नीलू बंद करो अपनी बातें, मैं कहना कुछ चाहती हूँ और तुम समझते कुछ हो। नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही मुझे समझाओ। सुचि को अपने करीब खींचते हुए बोला। सुचिता अपनी और रीना के बीच की बातें नीलेश को बताई। सुनते ही नीलेश झल्ला गया। झल्लाहट में उसका आवाज़ तेज हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। नीलेश की आवाज़ सुनकर मिस्टर शर्मा की आंख खुल गई। मिस्टर शर्मा उसके बेटे बहू के कमरे तक पहुंच गए। दरवाजे पे खड़े होकर सुनने लगे। नीलेश जोर जोर से बोल रहा था, तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो? बोलना तो दूर की बात है, तुम ऐसा सोची भी कैसे? सुचिता बोल रही थी, नीलू प्लीज़ चुप हो जाओ, धीरे बोलो, पापा जी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। नीलेश बोला, सुचि आज बोली तो बोली, आज के बाद इसका जिक्र भी मत करना। अब मुंह फेर कर नीलेश सो गया। उधर मिस्टर शर्मा सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है, यह दोनों कभी आपस में लड़ते नहीं हैं और नीलेश चिल्लाना तो दूर कभी तेज आवाज़ में बोलता भी नहीं है। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह माहौल बहुत शांत और गंभीर था। दोनों अपने काम मशीन की तरह कर रहे थे। माहौल देखकर मिस्टर शर्मा को कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा। दोनों तैयार होकर अपने अपने ऑफिस निकल पड़े। सुचिता रास्ते भर मन ही मन सोच रही थी कि क्या करे। सुचिता भी हार मानने वालों में से नहीं थी। लंच के समय में रीना से मोबाइल पर बात हुई, सारी घटनाएं बताई। दूसरी ओर रीना की बात सुनकर आदित्य नीलेश से मिलने को तैयार हो गया था। नीलेश अपना कार्यालय पहुंचा, लेकिन उसे काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बार बार सुचिता की बात याद आ रहा था। नीलेश बेचैन हो गया और अपना ध्यान हटाने के लिए ऑफिस से कुछ दूरी पर ही एक पार्क था, वहां चला गया और वहां बच्चों को खेलता देख अपने बचपन में खोता चला गया। पापा उसे अकेले किस तरह संभाले, कितनी परेशानियों का सामना की। नीलेश को कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिए। उनकी माँ का देहांत के बाद उसके दादा दादी जी कितना जोर दिए थे दूसरी शादी के लिए, लेकिन मिस्टर शर्मा अपने बेटे की सौतेली माँ नहीं लाए। मिस्टर शर्मा के लिए नीलेश की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं था। नीलेश को गलानी महसूस होने लगा कि एक पापा हैं जिनके लिए मेरी खुशी सर्वोपरि है, और आज मैं उनके बारे में सोचना छोड़कर दुनिया और समाज का सोच रहा हूँ। अचानक उठ खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी सुचिता के कार्यालय की तरफ मोड़ लिया। कॉल बेल बजा। मिस्टर शर्मा सोचने लगे दोपहर को कौन आया होगा। सामने नीलेश और सुचिता को देखकर घबरा गए। क्या बात है बेटा, तुम अचानक सब चले आए, ठीक तो है? अपने पापा को आज भी इतना परेशान होते देख नीलेश की खुशी के साथ साथ अपने पे शर्म भी आ रही थी। नीलेश बोला, अरे पापा कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बस सुचिता को कहीं जाना था। मिस्टर शर्मा नीलेश की बात सुनकर आश्वस्त हो गए। तब तक सुचिता भी अंदर आ चुकी थी। दोनों को साथ देखकर मिस्टर शर्मा खुश हो गए। सोचे चलो दोनों के बीच सब ठीक है। दोपहर का खाना तीनों साथ बैठकर खाए, अपने कमरे में चले गए। सुचिता और नीलेश जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल पड़े। उधर रीना और आदित्य भी निकल पड़े। नीलेश सुचिता पार्क में पहुंचकर एक शांत जगह पर बैठ गए।
नीलेश बोला, सुची सॉरी। सुचिता बोली, सॉरी किस लिए? बोला, रात में मैं बेवजह तुमसे उलझ पड़ा। जो मुझे करना चाहिए था वह पापा जी के लिए तुम करने जा रही हो, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय मैं तुमसे लड़ पड़ा हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ी देर में समझता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। बोली, चलो माफ़ किया, देर आए पर दुरुस्त। सामने से रीना और आदित्य आते दिखाई पड़े। आते ही आदित्य अपना हाथ नीलेश की ओर बढ़ाया। मैं आदित्य। नीलेश, हम लोग आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। चारों एक साथ बैठे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। तभी पार्क में चाय वाला घूमता नजर आया। सुचिता आवाज़ दी, भैया इधर आना। चाय वाला चारों को चाय का गिलास थमा आया और चला गया। आदित्य से शुरू की, मैं प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। पहले हम लोग पूना में थे, लेकिन रीना का ट्रांसफ़र होने की वजह से मुझे भी अपना ट्रांसफ़र लेना पड़ा, वरना मैं तो पुणे में ही ठीक था। और आप? नीलेश बोला, हम लोग तो बचपन से यहीं हैं, मेरे पिताजी की नौकरी यहीं थी। आदित्य ने बात को आगे बढ़ाया, मैं जब 8 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ मुझे अकेले कैसे पाली है मैं ही जानता हूँ। सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपना सारा जीवन नछावर कर दी। तब तक नाना जी और नानी जी जिंदा थी, तब तक तो थोड़ा सहारा भी था। उनके जाने के बाद तो बिल्कुल अकेले रह गई। समाज की नज़रें, परिवार का ताना, कितना कुछ सहा उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, और पता नहीं क्या क्या सिर्फ मेरे लिए। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। जब रीना मुझे सुचिता और आपके बारे में बताई तो मैं आपकी तरह ही पहले सकपकाया, लेकिन फिर मैं सोचा हम लोग तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कुछ समय माँ बिल्कुल अकेले ही हो जाती है। आदित्य बिना झिझके बोले जा रहा था, अगर रीना कुछ दिनों के लिए भी अपने मायके चली जाती है तो मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस करता हूँ। और एक तरफ हमारे माता पिता अपना सारा जीवन अकेले गुजार दिए सिर्फ हमारी खुशी के लिए। अब वह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके अकेलेपन को दूर करें। नीलेश बोला, आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ऐसे में जीवन साथी की आवश्यकता दो समय में ही ज़्यादा महसूस होता है। एक तो जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जो जीवन का अंतिम पड़ाव आता है, क्योंकि जीवन का यह दोनों समय कठिनाइयों से भरा होता है। बीच का समय तो पति का पैसा कमाने में और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में बीत जाता है, और पत्नी का बच्चों को पालने में गुजर जाता है। बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे ये सोचकर निश्चिंत भी रहते हैं कि दोनों साथ हैं एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी और तुम्हारे पापा जी एकाकी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अगर हम लोग साथ मिलकर सोचें तो उनकी बाध्यता को समाप्त कर सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन क्या इसके लिए वो दोनों तैयार होंगे? नीलेश और आदित्य साथ साथ बोल पड़े। सुचिता बोली, तैयार होंगे, जरूर होंगे, लेकिन कैसे? सुचिता हंसते हुए बोली, अरे जो जिद आप लोग बचपन में नहीं किए वह अब करो। थोड़ा रोना धोना, थोड़ा खाना पीना का त्याग करो। बोलते बोलते दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। नीलेश, पापा मानेंगे कि थप्पड़ लगाएंगे? रीना बोली, पता है जब हम लोग ऐसा सोचे थे तो ठीक यही बात हम दोनों भी बोल रहे थे, लेकिन देखो तुम दोनों बिना थप्पड़ मारे मान गए ना। ठीक उसी तरह वह दोनों भी मान जाएंगे। चारों एक साथ हंसते हुए उठ खड़े हुए। आदित्य और नीलेश हाथ ना मिलाकर गले मिले और जल्द मिलने का वादा करके विदा लिए। सुचिता रीना खड़ी उन दोनों को देख रही थी, आंखों में संतुष्टि और आशा की किरण लिए। चल पड़े जीवन की नई राह पर।